What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 20 of our GNG 2.0 और आज की इस क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट करने के बाद हमारे 5 चैप्टर्स हो जाएंगे। पांचों चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराए हैं, बहुत अच्छे से आपको करना है। कल हम लोग एक ब्रेक रखेंगे, डे ऑफ रखेंगे ताकि आप चीज़ें अच्छे से कर पाओ। परसों डे 21 पे बचा हुआ सारा का सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट के साथ। इसके अंदर काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, जाके अटेंडेंस लगाओ, चीज़ें समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। अब सर ये चैप्टर है क्या? देखो बच्चों, चैप्टर का नाम भले ही एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इसके अंदर हम कई प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने वाले हैं। अलग अलग तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट, अलग अलग तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे तो बढ़िया से आपका तैयार हो जाएगा। आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्कर क्या होता है, व्हाट इज़ अ वर्कर या हु इज़ अ वर्कर। वर्कर बेटा वो सारे इंसान जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं उन सबको हम वर्कर्स बोलते हैं। मतलब आपको अगर मैं बोलूं कि क्या मैं वर्कर हूं, बिल्कुल। क्या एक डॉक्टर वर्कर है, बिल्कुल। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्कर है, बिल्कुल। क्या एक लॉयर वर्कर है, बिल्कुल। हर वो इंसान जो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है अपना पालन पोषण करने के लिए, वो वर्कर है। ठीक है। वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। वर्कर जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। कौन लोग वर्कर्स में इंक्लूड होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, कॉबलर्स हो गए, या फिर वो लोग भी आ जाएंगे जो टेम्परेरीली एब्सेंट है अपने काम से, चाहे वो बीमार हो, इंजरी हो, वो भी वर्कर में आएंगे। दूसरा, पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर्स, जो मेन वर्कर्स की हेल्प कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, वो भी वर्कर्स ही हैं। ठीक है। अब आता है बच्चों हमारे पास लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स से पहले मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट्स करा दूं। ये तो आपने पिछली क्लास में कर ही लिया, राइट। ये बच्चों हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से 3 कॉन्सेप्ट्स हैं? लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। तो लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में क्या फर्क होता है वो देखते हैं। तो तीनों बच्चों काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, बट है इजी। ठीक है। देखो, लेबर सप्लाई नाम में लिखा हुआ है कि एक इंसान कितने नंबर ऑफ आवर्स काम करेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू अ वेज रेट। देखो, लेबर सप्लाई में हम ये बोलते हैं कि मैं कितना घंटा काम करने को तैयार हूं, मतलब कितने नंबर ऑफ आवर्स मैं काम करूंगा, दैट इज माय लेबर सप्लाई, कि इतनी लेबर मैं सप्लाई कर सकता हूं। तो बहुत आसान है, लेबर सप्लाई नंबर ऑफ आवर्स में होती है। ठीक है। लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स होती है कितने नंबर ऑफ पीपल, देखो बच्चों ये तो घंटों में होती है, ये लोगों में होती है। नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली वर्किंग प्लस विलिंग टू वर्क। इसमें दोनों लोग आ जाते हैं कि कितने एक्चुअल में काम कर रहे हैं और कितना काम करना चाहते हैं। सपोज 60 लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं और 40 के पास अभी काम नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, तो हमारी लेबर फोर्स 100 लोगों की होगी। वर्क फोर्स क्या होती है? हु आर एक्चुअली वर्किंग। वर्क फोर्स होती है बच्चों जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो असल में काम कर रहे हैं उसको हम वर्क फोर्स बोलते हैं। तो लेबर सप्लाई क्या है? नंबर ऑफ आवर्स में कैलकुलेट होगी। लेबर फोर्स कितने लोग एक्चुअली वर्किंग है और कितना करना चाहते हैं, और वर्क फोर्स जो लोग एक्चुअली वर्किंग है। ठीक है, ये है। अगर बच्चों मैं सपोज एक्चुअली वर्किंग तो 60 है, तो मैं लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर दूं, 100 में से 60 जो काम कर रहे हैं वो हटा दूं, तो ये 40 क्या है? ये अनएम्प्लॉयड आ गए बेटा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अनएम्प्लॉयड कैसे निकलेंगे, तो हम बोल देंगे लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स हटा दो, अनएम्प्लॉयड निकल आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, लेबर फोर्स क्या है? ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड ऑल दोज हु आर नॉट वर्किंग दो बट सीकिंग अ जॉब, उसको हम लेबर फोर्स बोल देते हैं।
इसके बाद आता है बच्चों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, तो रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन। अगर हम लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दें तो उसको हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं। देन वर्क फोर्स भी मैंने आपको बता दिया, कितने लोग एक्चुअली वर्किंग हैं, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आ रहा है व्हाट इज अ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है बच्चों, कितने हमारी पॉपुलेशन में एक्चुअली वर्कर्स हैं। तो कैसे निकलेगा, इट इज द रेशियो विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया बाय द पॉपुलेशन मल्टीप्लाइंग बाय 100। जितना ये हाई होगा उतना अच्छी बात है, उतने ज्यादा लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में हैं, उतने ज्यादा लोग जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उतने ज्यादा लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हाई ही होना चाहिए। लेबर सप्लाई भी मैंने आपको बता दिया, कितने लोग कितने घंटा काम करना चाहते हैं। देन सर व्हाट इज एन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है जो ये बोलता है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा कमाना आसान होगा। तो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न द मीन्स ऑफ लिविंग। ठीक है, ओके। अब एम्प्लॉयड किसको बोलते हो, अ पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू डू द वर्क एंड इज डूइंग द वर्क, वो एम्प्लॉयड है। एंड अ पर्सन हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एंड इज नॉट गेटिंग द वर्क, मिल नहीं रहा, तो अनएम्प्लॉयड है। अब देखो एम्प्लॉयमेंट कितने तरीके की है बच्चों। हमारे देश में बेटा दो प्रकार की एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। नंबर 1 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मेरा कोई बॉस नहीं है, राइट, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर यूजेज हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग। देन वी हैव वेज एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं ही स्कूल में पढ़ाने लगूं बच्चों अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाने लगूं तो मेरा बॉस भी होगा, वो मेरे लिए सारे रिसोर्सेज अरेंज करेगा, मुझे तो जाना है और काम करना है। तो लिखा हुआ है एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स हिज लेबर एंड अर्न्स वेजेस इन रिटर्न। तो वेजेस मिल रही है, सैलरीज मिल रही है, ये वेज एम्प्लॉयमेंट में आता है। अब ये जो वेज एम्प्लॉयमेंट है इसको हम हायर्ड वर्कर्स भी बोलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कुछ और कुछ हायर्ड हैं, राइट। अब इसके अंदर वर्कर्स दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं रेगुलर, कुछ होते हैं कैजुअल। रेगुलर होते हैं बच्चों जिनको परमानेंट सैलरीज मिलती है, जो पूरे महीने के लिए, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज देख लो, परमानेंट सैलरीज मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो वो रेगुलर वर्कर्स हैं। वहीं पे अगर हम दिहाड़ी मजदूर देख लें, जो आते हैं काम करते हैं, दिहाड़ी मिलती है चले जाते हैं, उनका कोई फिक्स्ड नहीं है, आज काम है कल शायद ना हो, वो है कैजुअल वर्कर्स। तो वो वर्कर्स जो कैजुअली एंगेज्ड हैं और उनको रेमनरेशन मिलती है उसको कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं। और रेगुलर वो हैं जो समवन किसी के अंडर काम करते हैं और रेगुलर बेसिस पे पैसा मिलता है, वो रेगुलर वर्कर्स हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का आपस में क्या लेना देना है, किस तरीके से चलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास। तो देखो लिखा हुआ है 50 years ऑफ प्लान डेवलपमेंट हैव ऑलवेज एम्ड एट एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी थ्रू इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। बोल रहा है हमने जितना भी प्लानिंग करी है उसमें फोकस मेन यही रहा है कि देश में नेशनल प्रोडक्ट बढ़े और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, 1950 से 2010 तक जीडीपी काफी पॉजिटिवली बढ़ा और हायर था एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से। देयर वाज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी बट एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। यानी जीडीपी तो ऊपर नीचे होता रहा लेकिन एम्प्लॉयमेंट बच्चों 2% से आगे नहीं बढ़ा। जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट है वो 2% का ही था। ठीक है, अगर हम लेट 1990s की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड रीच्ड एट द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब देश में प्लानिंग हो रही है, देश में जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है? बच्चों ये तब होता है जब हम नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब भाई पहले जो काम 10 वर्कर कर रहे थे अब वो एक मशीन करने लगी, उस मशीन को चलाने के लिए तो एक ही वर्कर चाहिए ना, बाकी सारे बेरोजगार हो गए। तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम होता चला जाएगा। ऐसी ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। दिस ट्रेंड इज टर्म्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। तो ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जॉबलेस ग्रोथ क्या है? अ सिचुएशन व्हेन जीडीपी ऑफ अ नेशन इज इंक्रीजिंग बट ऑन द अदर साइड एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस आर गेटिंग वर्स, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। अ सिचुएशन व्हेन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज बट विदाउट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स।
कैजुअलाइजेशन क्या है? देखो अभी आप पीछे पढ़ के आए हो रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स। तो अगर हमारे देश में या किसी भी देश में नंबर ऑफ कैजुअल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हो, रेगुलर वर्कर्स कम होते जाएं और कैजुअल वर्कर्स बढ़ते जाएं, तो इसको कैजुअलाइजेशन बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोड़ के और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट छोड़ के कैजुअल वेजेस की तरफ जाना, उसको कैजुअलाइजेशन बोलते हैं। सर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हमारे देश में प्रॉब्लम आ रही है? क्यों लोग रेगुलर की जगह सैलरीज छोड़ के किधर जा रहे हैं? कैजुअल वर्किंग में जा रहे हैं, या उनको मिल ही नहीं रही शायद। तो क्या क्या रीजंस हैं? नंबर 1, स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। सर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बच्चों हम फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है एक तो इसके अंदर सारे के सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं जिसके अंदर मोर देन 10 वर्कर्स हैं, जिसके अंदर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर बोल दो या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोल दो, ये वो है जिसके अंदर सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, और प्राइवेट वाली वो जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये सेक्टर में सारी बेनिफिट्स मिलती हैं, वही ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, वो सब बच्चों इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसको हम ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं, फॉर्मल बोलते हैं। ऐसे ही इनफॉर्मल क्या होता है? जो इसका अपोजिट है, जिसके अंदर वो सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जो इस तरीके की कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं देती, कोई ट्रेड यूनियंस नहीं बनती, किसी भी तरीके की वहां पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, वो इनफॉर्मल है। ठीक है, तो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्योंकि ग्रोथ नहीं है तो लोग कैजुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इस वजह से डिमांड ज्यादा है कैजुअल लेबर की। ठीक है, कैजुअल लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा है। तीसरा, जो सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे उनको अर्निंग नहीं दिख रही एग्रीकल्चर में। भाई सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर्स थे, उनको एग्रीकल्चर में इतनी कमाई नहीं हो रही, तो वो छोड़ के वो कैजुअलाइजेशन की तरफ आ गए हैं कि चलो ठीक है वेजेस तो मिलेंगी ना, राइट। उसके बाद बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्कर्स का लार्ज इंडस्ट्रीज से, वो शिफ्ट हो गए हैं रेगुलर से कैजुअल वर्कर्स में। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लोग काम करते थे, अब आजकल पैसा नहीं है, मार्केट डाउन है, ओवरऑल इकोनॉमी डाउन है, तो उनकी जॉब्स छूट रही हैं, तो वो रेगुलर से किधर जा रहे हैं? कैजुअल की तरफ जा रहे हैं। ये बच्चों कैजुअलाइजेशन के मेन कारण हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन मैंने आपको अभी 2 सेक्टर बताए ना, इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो इनफॉर्मलाइजेशन एक प्रॉब्लम है जहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर वो बढ़ते जा रहे हैं और फॉर्मल सेक्टर में कम होते जा रहे हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर कम हो रही है और इनफॉर्मल में बढ़ रही है। इसको इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। अब बच्चों फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया। फॉर्मल क्या है? सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट जिसमें 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स होते हैं उसको फॉर्मल बोलते हैं। इसके अंदर फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स होते हैं, सारी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होती हैं, सब कुछ होता है। यहाँ पे क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर वो सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिसमें 10 से कम वर्कर्स होते हैं। इसको इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोल देते हैं। दोनों का डिफरेंस स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मीनिंग पढ़ा दिया, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मैंने बता दिया, इनको सब मिलते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता। उसके बाद लेबर लॉज बच्चों, फॉर्मल में लेबर लॉज फॉलो करती हैं कंपनीज, इसमें कोई लेबर लॉज नहीं होते। ये लोग ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, वो भी नहीं बना सकते। ट्रेड यूनियंस मतलब संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अर्निंग इसमें ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, उसमें कम होगी। शेयर इन वर्कफोर्स फॉर्मल का बच्चों सिर्फ 6% है, इनफॉर्मल का 94% है। तो देखो हमारे देश में कितने कम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। डन। इसके बाद आ रहा है बच्चों बेरोजगारी क्या होता है। हाँ, ये तो सब जानते हैं, नहीं पढ़ोगे तो इसका शिकार हो जाओगे। आजकल तो पढ़े लिखे भी इसका शिकार हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क। काम ही नहीं मिल रहा। कितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होती है बेटा हमारे पास बच्चों? वैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वैसे हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको आप रूरल और अर्बन दोनों में बांट सकते हो। ठीक है, कुछ रूरल एरियाज में होती हैं, कुछ अर्बन एरियाज में होती हैं। रूरल एरियाज में जैसे हम डिसगाइज्ड देखते हैं, सीजनल देखते हैं,
अर्बन एरियाज में बच्चों हम लोग एजुकेटेड देखते हैं और स्ट्रक्चरल देखते हैं, फिर कुछ कॉमन भी होती हैं जो दोनों में हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, जहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं दे आर वे मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स, जितने लोगों की जरूरत है उससे कई ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड। जैसे किसानी में एक जमीन है, इस जमीन में पूरा घर लगा हुआ है काम करने के लिए 10 लोग, जबकि जरूरत सिर्फ 4 की है, तो 6 भले ही आपको दिख रहा है कि काम पे लगे हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग आर वे मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स, ये रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। सीजनल बच्चों फार्मिंग के साथ जुड़ा ही हुआ है, एक सीजन में एम्प्लॉयड एक सीजन में अनएम्प्लॉयड, यानी एक सीजन में काम है अगले सीजन में काम नहीं है, तो ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अर्बन में शहरों में क्या देखने को मिल रहा है, एजुकेटेड, जहां पे पढ़े लिखे बच्चों के पास डिग्रियां हैं लेकिन क्योंकि स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, तो जॉब्स नहीं है, उसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल क्या होता है, जब इकोनॉमी में डिमांड जो है वो किसी और तरीके की वर्कर्स की है और जो सप्लाई है वो किसी और तरीके की वर्कर्स की है, यानी डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हो रही, राइट, उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं कि चाहिए एआई को जानने वाले, पता किसी को नहीं एआई के बारे में, तो सप्लाई नॉर्मल की है, डिमांड किसी और चीज की है, इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसके साथ बच्चों देखो डिसगाइज्ड हो गया, अ स्टेट वेयर मोर पीपल्स आर एंगेज्ड देन एक्चुअली नीडेड। सीजनल हो गया जो सर्टेन सीजन्स पे होती है। ओपन हो गया जो एक नॉर्मल कहीं भी हो सकती है, रूरल में भी अर्बन में भी, किसी भी तरीके का बेरोजगार सब ओपन में आ जाएंगे, ठीक है। क्या कारण है बेरोजगारी के, ये तो बच्चों सब जानते हैं, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, जितनी तेजी से इकोनॉमी ग्रो करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब फैसिलिटीज सब होना चाहिए वो नहीं है। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, सबको जॉब चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। दूसरा हमारा थॉट प्रोसेस भी है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट सीकर्स हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स बन जाए ना, हम बिजनेस पे स्टार्टअप्स पे ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं हम जॉब प्रोवाइड करेंगे कई लोगों को, तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हमारा एग्रीकल्चर ही डेवलप नहीं है, ये भी एक समस्या है। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, इसकी तो क्या तारीफ करें, आप सब जानते ही हैं, सिर्फ किताबी चीज़ें हमें रटवाई जा रही हैं, हमें बनाया ही जॉब के लिए जा रहा है, जबकि हमें बनाया जाना चाहिए बिजनेस के लिए कि हम आगे बढ़ सकें, लोगों को जॉब्स दे पाएँ। तो एजुकेशन सिस्टम में ट्रेनिंग की कमी है, एजुकेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो कि अभी देखने को नहीं मिल रहे। कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तरक्की कैसे होगी। एम्प्लॉयमेंट की कोई प्लानिंग नहीं हो रही, कोई भी इंसान अच्छे से एम्प्लॉयमेंट को प्लान नहीं कर रहा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स तो बना रही है लेकिन उसकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज मरती जा रही हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखो, फार्मिंग के बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज हमारे देश में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है और वो सब खत्म होता जा रहा है। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज में भी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। एनी 6 पॉइंट्स बच्चा आप कर सकते हो। कैसे सॉल्व किया जा सकता है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को, क्या क्या सजेशंस हैं, जितने अभी आपने पीछे पढ़े ना उन सबको अपोजिट करके लिख देना। जैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, ग्रोथ रेट को बढ़ाओ, जीडीपी को बढ़ाओ, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लेके आए जाएं, मैन पावर की प्लानिंग करी जाए, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो अगर आपने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया, दूसरा खुद तैयार हो जाएगा। प्रॉब्लम्स और फिर सजेशंस में उन्हीं को एक अपोजिट वे में लिख देना है बस, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब आ रहा है सरकार क्या क्या कर रही है, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों अगर ये इंपॉर्टेंट भी है कि गवर्नमेंट ने बताओ क्या करा अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें करी हैं। जैसे गवर्नमेंट 2 तरीके से हेल्प कर सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे कर सकता है, मनरेगा जैसी स्कीम्स चला के, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके अंदर 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट मेक श्योर करता है कि आपको इतने दिन का तो काम मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि मिनिमल सेफ्टी तो हो ही पाए, ठीक है। इट एम्स एट गारंटीइंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू द रूरल हाउस होल्ड। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली या तो ऐसी स्कीम्स चला सकता है या फिर इनडायरेक्टली स्टार्टअप्स को बूस्ट दे सकता है। स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाओ, स्टार्टअप अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को भी तो काम मिलेगा ना। आपने एक एंटरप्रेन्योर की हेल्प करी, वो कितनी जॉब्स देगा। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट वहां भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो डायरेक्टली गवर्नमेंट इस तरीके की स्कीम्स चला सकती है, गवर्नमेंट स्कीम्स जिसमें आप मनरेगा लिख सकते हो।
और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है एंटरप्रेन्योर्स की। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग स्कीम्स चला दें, डायरेक्टली जॉब्स प्रोवाइड करें कि भैया गवर्नमेंट स्कूल में, आर्मी में, पुलिस में, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, सब जगह जॉब्स है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट क्या है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए बिजनेसेस की हेल्प कर दें। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद गवर्नमेंट के स्कीम्स हो गए, देखो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब इनका नाम से पकड़ लेना अगर एग्जाम में आएंगे तो, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रोजगार का मतलब एम्प्लॉयमेंट। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी मतलब सिटी वाले, अर्बन एरियाज के लिए है ये। गवर्नमेंट एम्स इन एलिवेटिंग द पॉवर्टी थ्रू सच स्कीम्स एंड सच प्रोग्राम्स। सारे के सारे प्रोग्राम्स का फोकस एम्प्लॉयमेंट देने पे है, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, रूरल शेल्टर देने पे है। सब प्रोग्राम एम कर रहे हैं लोगों को हेल्प करें ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब्स मिले और इकोनॉमी आगे बढ़े। ठीक है, समाप्त बच्चों, ये भी हमारा टॉपिक चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब हमारे पास बचे बस 3 चैप्टर जो कि आपके मैं 21th डे पे कराऊंगा और आपका टॉपिक पूरा ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच guys for joining in. I'm gonna see you all very soon. Till then, see ya, take care, bye bye, keep growing, keep glowing and keep smiling.